My name is Parth, and I have secured All India rank 458 in this year's civil services examination. So, I have been told that I should tell my strategy and my background first, and then take up your questions. So, please drop your questions, whatever they are, in the comment section. So, yeah, and I'll keep this bilingual, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मुझे बोलने को ही कहा है, क्योंकि इससे सबको समझ में आए। तो हम आज के सेशन से शुरू करते हैं एंड होपफुली आपको इससे मदद मिलेगी। मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ एंड यू कैन डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द स्ट्रैटेजी ऑफ द टॉपर्स। सो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैं पार्थ हूँ और मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ और उसमें मेरा बर्थ मुज़फ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और मेरे बोथ द पेरेंट्स आर इन जुडिशियल सर्विस, तो बोथ जजेस हैं। तो मैं यूपी में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ। सो मैंने 10th की है मेरठ से और 12th आई हैव डन फ्रॉम मुरादाबाद। उसके बाद फिर आई वांटेड टू डू लॉ, सो मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया बट मेरा उसमें नहीं हुआ एंड होपफुली मेरे उसमें 12th में अच्छे मार्क्स आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नॉर्थ कैंपस से ग्रेजुएशन करी जाए 3 ईयर। सो आई एनरोल्ड इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ जाके मैंने सोचा कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो जाते हैं, ऑप्शंस उनके पास 3 या 4 ही होते हैं। सो फर्स्ट होता है कि आप मास्टर्स करें और मास्टर्स करने के बाद आप अपना एजुकेशन फ़ील्ड में जाएँ, जेएनयू वगैरह से करके। सेकंड होता है यूपीएससी एंड थर्ड लॉ। सो फिर मैंने यूपीएससी करने का सोचा एंड इन 2019 आफ्टर माय ग्रेजुएशन फ्रॉम किरोड़ीमल आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। सो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी, प्री हो गया था एंड आई वाज़ होपफुल फॉर मेन्स एज़ वेल बट अनफॉर्च्यूनेटली आई कुडन्ट क्लियर मेन्स दैट ईयर। तो उसके बाद आई वाज़ आई वाज़ रियली रियली शैटर्ड, तो उससे रिकवर करने में मुझे टाइम लगा क्योंकि इट वाज़ माय फर्स्ट फेलियर लाइफ़ में उससे। तो जब मैं फेल हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अगले साल 2020 अटेम्प्ट ही नहीं दे पाया क्योंकि मेरा बिल्कुल ही पढ़ाई मेरी बंद हो गई थी और बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था फेल होने के बाद। तो उसके यहाँ पे पहला इम्पोर्टेंट लेसन है कि अगर आप लाइफ में फेल नहीं हुए, पर आप यूपीएससी को उस नज़रिए से मत देखिए, बिकॉज़ दिस इज़ अ डिफरेंट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप फेल भी होंगे बट उन गलतियों से आपको सीखना है, ना कि मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको निराश हो जाना है। तो यहाँ मेरी पहली मिस्टेक थी जिसको रिकवर करने में मुझे टाइम लगा। तो उसके बाद फिर मैंने लॉ में भी एडमिशन लिया बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी। उससे पहले तो मैं यही सोच रहा था कि अरे मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूँगा, आई डोंट नीड अ बैकअप। बट आफ्टर माय फेलियर फर्स्ट फेलियर, तो उसके बाद मुझे लगा प्लान बी होना चाहिए एंड देन आई एनरोल्ड इन लॉ एज़ वेल। और लॉ के साथ-साथ इट वाज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज यूपीएससी एज़ वेल। तो मैंने दिए 21-22 का अटेम्प्ट बट आई कुडन्ट इवन क्लियर प्रीलिम्स। 22 में मेरा एक और लेसन है कि सीसैट में मेरा रह गया था एंड आई क्वालिफाइड फॉर द जीएस कट ऑफ, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। सो लेसन हियर इज़ दैट यू शुड नॉट अ, टेक सीसैट फॉर ग्रांटेड। उसकी भी मैं आगे बात करूँगा कि सीसैट में ह्यूमैनिटीज़ वाले कैसे कर सकते हैं बेटर परफ़ॉर्म। एंड उसके बाद मैंने 23 वाला अटेम्प्ट दिया, मेरी लॉ हो गई थी 2022 में। तो होपफुली मेरा प्री हो गया, सीसैट इंक्लूडेड एंड उसके बाद अब मैं आपके सामने हूँ विद द रैंक। सो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेशर ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ और दोनों पेरेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस में थे। और सेकंडली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब आपको लगेगा कि सोसाइटी पे प्रेशर दे रही है, पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं या कुछ, बट आपको ये सारी नॉइज़ कैंसल आउट करके अपने आप की प्रिपरेशन पे फ़ोकस करना है क्योंकि आप अगर आप इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, सो आई डोंट थिंक दैट पढ़ाई आपकी उस लेवल की हो पाएगी। एग्ज़ाम हॉल में भी आपके ये थॉट्स आएँगे। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू शुड do some meditation, physical workout, whatever suits you during your preparation phase to keep you on the right track। तो मैं बेसिकली जिम जाता था, वेट्स लिफ्ट करता था, तो एक तरीके से वो मेरा मेडिटेशन होता था। तो अनदर लेसन व्हिच आई विल गिव हियर, तो वो है
इस चीज़ को लेके कि आप हमेशा अपनी कोई ना कोई हॉबी या जो भी आपको पसंद है वो आप एक फ़ॉलो करिए उसको और अगर वो फ़िज़िकल एक्टिविटी हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है प्रिपरेशन के दौरान। तो अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ। एक्चुअली ये सब मैंने अपनी आपको जर्नी बताई है और जो भी मैं मिसलेनियस चीज़ें बताना चाहता था। सो फॉर प्रीलिम्स मैंने क्या किया? सो प्री के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मुझे लगता है वो आप सभी को पता है। लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड फॉर मॉडर्न इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज़ योर स्पेक्ट्रम एंड एंशिएंट मिडीवल के लिए लोग 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं ऑल्दो आई डिड इट फ्रॉम सम कोचिंग मटेरियल बट आप कहीं से भी करिए एंशिएंट मिडीवल इट रियली डज़न्ट मैटर सारे मटेरियल जो है वो सफिशिएंट है यूपीएससी के हिसाब से भले ही आप किसी कोचिंग का पीडीएफ उठाएँ या फिर आप 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी करें। एंड फॉर एनवायरनमेंट आई डिड पर्सनली पीएमएफ book but you can also do various other books of coaching institutes मैं अपना आज बता रहा हूँ एंड देन फॉर माय इकोनॉमिक्स अगेन आई डिड अ कोचिंग मटेरियल ऑफ ओनली आईएएस स्टडी मटेरियल व्हिच इज़ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। सो उसको मैंने प्रिंट करा दिए, उसके बाद उसको मैंने रीड किया, तो वो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल था। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए एंड उसको मैंने बार-बार रिवाइज़ किया और वही मेरे एंड तक चले। तो ज्योग्राफ़ी के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी 11th-12th की मोर देन इनफ है, बाकी आप करंट से और थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं फॉर ज्योग्राफ़ी। तो ये सारी स्टैंडर्ड मटीरियल है, उसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। तो अक्सर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं दैट दे डोंट फॉलो और एनालाइज़ पीवाईक्यूज़। सो पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज़ करना है, लोगों को ये नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं है कि आपको पीवाईक्यू बैठ के मॉक की तरह लगाने हैं। यू कैन टू चेक दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। बट जब आप पीवाईक्यू दें कोई एक क्वेश्चन को, उसका आपको करेक्ट के साथ-साथ जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, उनके बारे में जाके भी पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन के बारे में गूगल करके आप देखिए उस साल ये क्वेश्चन क्यों आया है, यूपीएससी एग्ज़ामिनर क्यों पूछ रहा है, क्या थीम है? वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा बट उसकी थीम कई बार रिपीट होती है और 2011 से लेके आप कर सकते हैं और स्पेशली फोकस ऑन पीवाईक्यूज़ ऑफ 2018 ऑनवर्ड्स क्योंकि उसके बाद पैटर्न शिफ्ट हुआ है और वो पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप एक-एक क्वेश्चन को गूगल पे बैठ के एनालाइज़ करिए, उनके नोट्स बनाइए, रॉन्ग ऑप्शंस के भी, जो थीम्स रिपीट हो रही हैं उनको एनालाइज़ करके और अपनी स्टैटिक बुक से जाके पढ़िए और उन पे जो करंट में चल रहा है, उसके आप नोट्स बना सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम उस थीम से ज़्यादा फोकस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन एंशिएंट हिस्ट्री Buddhism, Jainism, this topic is really favorite of UPSC. Similarly, हड़प्पा सिविलाइजेशन टॉपिक। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज़ करेंगे और इसमें आपको स्टैटिक मटीरियल में वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप और बुक्स बढ़ाते तो नहीं जाएँगे, तो बेस्ट चीज़ है कि आपने थीम एनालाइज़ कर ली, फिर केवल उस थीम के बारे में आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं गूगल से। गूगल पे तो बहुत इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ के बारे में, तो आप ये चीज़ एनालाइज़ कर सकते हैं। पॉलिटी में भी वो लक्ष्मीकांत के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल पूछ रहा है चीज़ें प्रिज़न एक्ट के बारे में, पेरोल के बारे में, जो अरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड है तो मेरे लिए वो थोड़ा ईज़ी था। लॉ के लिए भी क्वेश्चन था कि पेटेंट अटॉर्नीज़ लॉयर होते हैं कि नहीं? बार काउंसिल के बारे में क्वेश्चन था। तो आप इन क्वेश्चन्स को देखिए कि वो लीगल फ़ील्ड की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं, ना कि केवल आप पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत के लिए स्टिक करें। और उसके बाद करंट अफ़ेयर्स कैसे करने हैं प्रीलिम्स के लिए? तो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से दैट आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर्स डेली। सो ये बहुत बड़ा मिथ होता है, लोग पूछते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ना चाहिए, आप डेली पढ़ते हैं, कितने घंटे देते हैं? मैं नहीं पढ़ता था। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने डेली करंट अफेयर्स फ़ॉलो किए हैं, बट मैं वेबसाइट पे जाता था, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स दे रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनसाइट्स एंड आईएएस बाबा। इन पे जा सकते हैं एंड दे कंपाइल न्यूज़ डेली फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स। आप तो 1 या 2 पढ़ेंगे। इन लोग की पूरी टीम होती है एंड दे कंपाइल इट फॉर यू और एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं देते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही देते हैं। न्यूज़पेपर में भी वी समटाइम डाइग्रेस एंड वी टेंड टू रीड मैनी थिंग्स व्हिच आर नॉट रिलेवेंट टू अस और फॉर द एग्ज़ामिनेशन। बट आप ये करिए इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ मेरा रह गया है या मैं डेली नहीं कर पाया 1 आध हफ्ता तो आप फिर उस मंथ की मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं उसको। दिस इज़ फॉर द प्रीलिम्स। मेन के लिए आई डिड मेंस 365
जो प्री और मेंस के बीच में आती है, तो उस टाइम भी मैंने न्यूज़पेपर नहीं किए थे। आई ओनली डिड न्यूज़पेपर ड्यूरिंग माय इंटरव्यू फेज़, उसके बारे में मैं बात करूँगा आगे। उसके बाद प्रीलिम्स में ये जीएस का हो गया। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सीसैट। हम अब मेरे से कई लोग, अभी मैं कमेंट्स में देख रहा था, आईआईटी के लोग बहुत आ रहे हैं, सीसैट टफ हो गया ये बोल रहे हैं। तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ वाले क्या करें? क्योंकि हमारी मैथ्स तो होती है बहुत बेकार। हमसे मैथ्स के क्वेश्चन होते नहीं हैं और यूपीएससी ने लेवल बढ़ा दिया है बहुत। अब आप में से कई लोग मेरी तरह होंगे हू हैव नॉट स्टडीड मैथ्स आफ्टर देयर 10th, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स ले ली, तो मैथ्स से तो हमारा बाय-बाय हो जाता है। एंड अगेन इन सीसैट मैथ्स आ जाती है। सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस। सो व्हाट टू डू इन दैट केस? तो मैंने क्या किया दैट आई हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि अगर उसमें से 27-28 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एट लीस्ट मेरे 25 तो सही होने चाहिए। सो योर एक्यूरेसी शुड बी मोर देन 90% इन आरसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और उसके बाद आप मैथ्स में, सीसैट में 3 पार्ट है, रीज़निंग, मैथ्स एंड आरसी। तो आप किसी 2 पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फॉर मी इट वाज़ लॉजिकल रीज़निंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ-साथ मुझे आरसी फिर भी थोड़ा बेटर लगती थी मैथ्स से, तो मैंने अपनी आरसी को स्ट्रॉन्ग किया। अब इन 2 पार्ट्स के साथ आप आधा को पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, व्हिच इज़ अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन्स। तो अब आप 80 में से अगर 40 कर रहे हैं, यू हैव टू गेट ओनली 66.66 मार्क्स इन सीसैट फॉर क्वालिफाइंग। तो मेरे हिसाब से इट इज़ डूएबल इफ योर एक्यूरेसी इज़ गुड। इस बार भी मैंने 35 से 36 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, बट एक्यूरेसी मेरी हाई थी, तो मेरा सीसैट हो गया था। क्योंकि मैथ्स मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके गया भी, तो भी मुझसे वो नहीं हुई, बिकॉज़ इट वाज़ रियली टफ दिस ईयर, और जिसकी वज़ह से काफ़ी तो आईआईटी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी सीसैट में फेल कर गए। तो मेरे हिसाब से आप बेसिक मैथ्स अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर वो आती है तो वेल एंड गुड, आप उससे कुछ क्वेश्चंस निकाल लेंगे। बट अगर नहीं आती है, तो फिर आप आरसी और रीज़निंग इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो। तो ये मेरा सीसैट के लिए स्ट्रैटेजी रही है, और उसको साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले उठा रहे हैं। आप कम से कम 3-4 महीने पहले से डेली उसको 1-2 घंटा दीजिए, जिससे कि आपको सीसैट में दिक्कत ना हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस इन सीसैट। और पीवाईक्यू मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मैंने अभी बताया था कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करते हैं, तो आप पहले जाके थोड़ा सुन सकते हैं उसको, कि कैसे थीम्स आइडेंटिफ़ाई करनी होती है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, थीम रिपीट होती है, तो वो मैं बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं मेंस पे, कि मेंस के लिए क्या करना होता है। अब मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ इन 2022 और 23 में ही मुझे अटेम्प्ट देना था। तो आई कुडन्ट स्टडी दिस ईयर फॉर मेंस वेल बिफोर माय प्रीलिम्स, तो मैंने केवल प्री की तैयारी शुरू की, क्योंकि मेरा फ़ेब में बार काउंसिल का भी एग्ज़ाम था, जो लॉयर बनने के लिए लाइसेंस आपको मिलता है, उसको क्लियर करने के बाद ही मिलता है। तो फ़ेब 2023 को था, एंड इन मई माय प्रीलिम्स वाज़ देयर। तो फ़ेब के बाद मैंने प्री की तैयारी शुरू करी। मेंस का मैं पहले से इतना नहीं कर पाया। तो आफ्टर माय प्रीलिम्स इन 3 टू 3 एंड अ हाफ मंथ्स आई हैव डन माय मेंस प्रिपरेशन। क्योंकि उससे पहले मैंने मेंस दिया था 2019 में, और हो गए थे 3-4 साल। उसके बीच में मैंने लॉ करी थी, तो मेंस का मेरा तैयारी थी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्री के बाद मुझे लगा, यार 3 महीने में कैसे होगा मेंस की तैयारी। तो उसके बाद मैंने कुछ 3 साढ़े 3 महीने को ऐसे यूटिलाइज़ किया। सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज़ देखे, जीएस के, टॉपिक वाइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जीएस 1 में हमारे हिस्ट्री आता है, सोसाइटी आता है, व्हिच इज़ इंडियन सोसाइटी, एंड थर्ड उसमें ज्योग्राफी आता है, मोटा-मोटा। तो उसमें आप देखिए सब्जेक्ट वाइज़ कि क्या ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। और आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने जाएँगे अगर आफ्टर योर प्रीलिम्स फॉर द मेंस, तो मेरे हिसाब से वो फ़ीज़िबल नहीं है। तो मेंस के लिए मेन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं, जीएस 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें प्रहार ओनली आईएएस का करके एक मटीरियल आ रहा है। ऐसे ही कई कोचिंग अपना-अपना मेंस का मटीरियल निकालती हैं, तो मैंने उनको रेफ़र किया। दे हैव कंपाइल्ड ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हिस्ट्री देयर इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, तो इन एंशिएंट हिस्ट्री देयर आर सब टॉपिक्स, तो उसपे उन्होंने नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, थीम्स पे आंसर प्रिपेयर कर रखे हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फैक्ट्स के साथ। तो आप वो प्रहार रेफ़र कर सकते हैं, ना कि पूरा आप स्पेक्ट्रम रिवाइज़ करें, क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगा, और आपने अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेंस के लिए। सिमिलरली सोसाइटी के लिए भी विज़न का भी मटीरियल है, ओनली आईएएस का भी है, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, तो आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट करवा लें।
या आप अपना ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं लैपटॉप वगैरह पे डिजिटल फॉर्म में। तो आप उसके अपने नोट्स बना लें। जैसे मैंने बना रखे थे सोसाइटी के अपने नोट्स, तो सोसाइटी मेरा पूरा 50 पेजेज़ के अराउंड में आ गया था। सिमिलरली ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपने देखा है इस बार कैसे क्वेश्चन आए हैं, फुजॉर्ड का कोई क्वेश्चन था जीएस 1 में, जिसका कोई आइडिया नहीं लग रहा था किसी को। बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 11th की, तो उसमें वो चीज़ फुजॉर्ड दे रखा है। ग्लेशियर एक इरोजनल लैंडफॉर्म होता है वो। तो एनसीईआरटीज़ का रोल इसलिए मैंने ज्योग्राफी के लिए आपको बताया। उसके बाद आपने प्रहार से कर लिया, विज़न से कर लिया जो मटेरियल है, तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर मेल्स। फॉर जीएस 2 ऑल्सो आप करिए इसमें 2-3 चीज़ें। सबसे पहले द केस लॉज़ व्हिच आर देयर इन पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में मेरे डिसेंट मार्क्स हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ ऑप्शनल भी मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो आप केस लॉज़ उसमें और आर्टिकल्स कंपाइल करिए जो इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर पॉलिटी। अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 21 के 10 केस लॉज़ कंपाइल कर लेते हैं, आर्टिकल 19 के कर लेते हैं, तो वो आपके आंसर को एनरिच करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सिमिलरली कमिटीज़ हैं जैसे आपकी पुंची कमीशन है, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देना है फॉर गवर्नर पे कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको मेंशन करिए। सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशंस हैं, तो थोड़ा आप ये कंपाइल करके पहले से रखिए डेटा फैक्ट्स, जो आपको वैल्यू एडिशन करने में हेल्प करेगा इन क्वेश्चन्स फॉर योर मेन्स। तो मैंने यही किया था और इस बार डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें केस लॉ मेंशन करने थे सुप्रीम कोर्ट के इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करने में जो उन्होंने हेल्प की है। तो अगर आपने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के केसेस में अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर रखे हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी वहाँ पे कोट करने में। और उससे एक ये एग्ज़ामिनर को पता भी चलता है कि आप केस लॉ वगैरह फ़ॉलो कर रहे हैं और आप डेटा बैक्ड आंसर लिख रहे हैं। तो ये जीएस 2 की स्ट्रैटेजी हो गई। अब जीएस 3 में मेरे 95 मार्क्स हैं व्हिच आई थिंक आर अगेन डिसेंट। मेरा ओवरऑल जीएस में स्कोर 422 है चारों पेपर में एंड 400 प्लस इज़ अ डिसेंट स्कोर। सो आई कैन टेल दैट जीएस के लिए जो मैंने किया है इस बार, वो मुझे रियली हेल्प किया है क्योंकि फर्स्ट मेंस में मेरा 350 स्कोर भी नहीं था। तो पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मैंने जितने भी सब पार्ट्स थे सिलेबस में, अगर आप सिलेबस अच्छे से एनालाइज़ करते हैं मेंस का, तो आपको सब पार्ट्स दिख जाएँगे जीएस 3 में फॉर इकोनॉमिक्स। इन दैट आपको एक पेज पे वो सब टॉपिक लिखना है और उसके बारे में इंट्रो, कंक्लूजन और डेटा फैक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडेक्स ले लीजिए, इस बार टेररिज़्म पे क्वेश्चन था, सिक्योरिटी के अंडर पेपर 3 में। तो आप टेररिज़्म इंडेक्स में इंडिया की 12th या 14th रैंक है, ये मैंने डेटा कंपाइल कर रखा था। तो आई हैव यूज्ड इट इन माय मेंस जीएस 3 पेपर। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का डेटा, ये सब कंपाइल करके पहले से रख सकते हैं हर सब टॉपिक पे। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए, आपका इंट्रो, कंक्लूजन और कुछ डेटा आपके पास पहले से हो और आपको उस क्वेश्चन में मोल्ड करके बस वहाँ पे उसको फिट करना है और जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसको एड्रेस करना है साथ में। तो अगर आपने ये चीज़ें हर टॉपिक पे पहले से तैयार कर ली हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो उससे स्पीड भी बढ़ती है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और आपका डेटा बैक्ड वैल्यू एडेड आंसर्स आते हैं। सो सिमिलरली जीएस 3 में और जो चीज़ आती है वो आती है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनको कैसे करें? तो इनके आपको बहुत शॉर्ट नोट्स कोचिंग के ही मिल जाएँगे टेलीग्राम चैनल्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट के लिए भी प्रहार आता है, विज़न का आता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ही 20-20 पेज की पीडीएफ आती है, आप उनको कर सकते हैं क्योंकि उससे दो 1 या 2 क्वेश्चन आना है। बट वो अगर आप पूरी 20 पेज की भी पीडीएफ करते हैं तो मोर देन इनफ है टू आंसर ऑल योर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन्स। सिमिलरली सिक्योरिटी के लिए आप सारी सब टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ डेटा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन प्रिपेयर करके रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल नक्सलिज़्म एक टॉपिक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म जिसे हम नक्सलिज़्म बोलते हैं। सिमिलरली बॉर्डर बॉर्डर इश्यूज़ तो इंडिया-चाइना बॉर्डर पे कुछ कुछ पॉइंट्स, इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर पे एंड सिमिलरली ऑन अदर बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़। उसके बाद आप साइबर वॉरफेयर और इमर्जिंग वॉरफेयर जो है और जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं, आप मेंस 365 देख के उन्हें पता लगा सकते हैं, क्योंकि जीएस 3 में काफ़ी करंट का रोल है। तो आप वो सारे टॉपिक पे पहले से आप डेटा बेस्ड प्रिपरेशन अगर नोट्स बना के रखेंगे, तो आपको रिवीजन में भी हेल्प होगी और आपका वैल्यू एडेड आंसर्स भी आएँगे। एंड जीएस 4 सो एथिक्स में काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि एथिक्स में कैसे करना चाहिए हमको। तो एथिक्स का तो सबसे अच्छा
तैयारी का जो मुझे तरीका लगा है, बोथ द टाइम्स आई हैव स्कोर्ड अराउंड 120 मार्क्स इन जीएस पेपर 4। तो एथिक्स के लिए आप जितने भी सब टॉपिक्स हैं, यू प्रिपेयर नोट्स ऑन ईच ऑफ देम। आप गूगल पे जाइए, उनका डेफिनेशन लिखिए, वो आपके इंट्रो में काम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर टॉपिक्स लाइक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड या वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, तो ईच एंड एवरी वैल्यू यू कैन प्रिपेयर। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, परसिवरेंस, प्रोबिटी, ऑल दीज थिंग्स। तो उनके आप जाके डेफिनेशन लिखिए, वो इंट्रोडक्शन में काम आएंगी आपके, और उस पे एग्जाम्पल्स तैयार करिए। अब एग्जाम्पल शुड बी ऑन 3 लेवल। फर्स्ट एग्जाम्पल शुड बी फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। तो अगर आप अपना पर्सनल कोई वैल्यू पे एग्जाम्पल लिख पा रहे हैं, तो वो बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड टच देता है, ये नहीं लगेगा कि आप रट के आए हैं। Second should be from the life of a eminent personality. फॉर एग्ज़ाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम को आप कोट कर सकते हैं, या फॉरेन की किसी पर्सनैलिटी को, मार्टिन लूथर किंग वगैरह। सिमिलरली कोई अगर सिविल सर्वेंट है, थर्ड एग्ज़ाम्पल कैन बी ऑफ हिम हू इज़ सर्विंग। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव कोटेड प्रशांत नायर सर, who is IAS in Kerala cadre and he has done brilliantly in Kozhikode district, तो उनका एग्जाम्पल था। सिमिलरली आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर इज देयर इन नॉर्थ ईस्ट। सो आप ऐसे एग्जाम्पल कुछ कोट कर सकते हैं एथिक्स में, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जामिनर को ये दिखाने में कि हाँ, आप केवल सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, बट आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रहे हैं, जो और ब्यूरोक्रेट्स ने अच्छी चीज़ें करी हैं, और आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज़ का बहुत रोल होता है एथिक्स में। और केस स्टडीज़ के लिए भी आपको ये चीज़ें काम आएँगी, और उसके अलावा यू शुड फिक्स अ सेट फॉर्मेट फॉर केस स्टडी। तो आपको पहले से ही पीवाईक्यू फिर यहाँ पे काम आएँगे, आपको एनालाइज़ करके कैसे आ रहे हैं, और 5-6 टाइप की केस स्टडी होती है मोटा-मोटी। उसके आपको पहले से फॉर्मेट तैयार करने हैं कि इस टाइप की आएगी, तो मैं इस फॉर्मेट में लिखूँगा। तो उसमें 2-3 फॉर्मेट होते हैं कि पहले आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफ़ाई करिए, फिर 2-3 ऑप्शन दीजिए, फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करके, और अपना जो उसको आप एक्ट करेंगे उस पे, जो-जो स्टेप्स लेंगे वो आप लिखिए। तो एक ये फॉर्मेट है। तो 2-3 फॉर्मेट आप अपने फिक्स कर लीजिए, जिस टाइप की केस स्टडी आएगी आप उसको फॉलो करेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा केस स्टडी को डील करने में जीएस 4 के लिए। और जीएस 4 में मैं यही कहना चाहूँगा कि द पेपर इज़ वेरी लेंथी इन जीएस 4। सो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं और पूरा पेपर करते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल स्कोर वेल इन एथिक्स। तो एक ये चीज़ है, और एथिक्स में हमेशा आप एथिकल डायमेंशन याद रखिए। इट इट शुड शो इन योर पेपर एज़ वेल दैट यू आर एथिकल इन योर अप्रोच। तो एक वो वाली चीज़ भी होती है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। हम लोग बहुत ही उसको टेक्निकली लेने लगते हैं और एथिकल एस्पेक्ट मिस कर देते हैं। तो ये वाली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद अबाउट माय ऑप्शनल, सो व्हिच वाज़ पीएसआईआर। तो मेंस का एक जीएस के अलावा मेन पार्ट ऑप्शनल है। तो पीएसआईआर मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ आई हैव टोल्ड यू आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। तो इट वाज़ अ ऑब्वियस चॉइस कि मैं पीएसआईआर ही लूँ, क्योंकि मैं उसमें वेल वर्स्ड था पहले से। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तब से मेरा ये पीएसआईआर ही चल रहा है ऑप्शनल। और उसमें मैंने मेनली शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं, वो मिल जाते हैं ईज़िली मार्केट में, मुझे लग रहा है हर पीएसआईआर वाले को ये पता है। तो मेनली उस पे ही मैंने रियलाइज़ किया था। उसके अलावा जो करंट के टॉपिक्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं टू अपडेट योर मटीरियल फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो वन इज़ गेटवे हाउस। तो उसपे आर्टिकल आते हैं एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के, सर्विंग एंड एक्स एम्बेसडर्स के, और जो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उनके। तो आप गेटवे हाउस को फ़ॉलो कर सकते हैं। सेकंड इज़ ओआरएफ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो उनकी वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स आप फ़ॉलो कर सकते हैं पीएसआईआर के लिए। आपके आईआर का जो वैल्यू एडिशन है वो यहाँ इन आर्टिकल से हो सकता है, बिकॉज़ स्टैटिक नॉलेज तो सबके पास है। आपको पीएसआईआर में वैल्यू ऐड करना है, तो आपको ये सारे आर्टिकल से ही वैल्यू ऐड करके लिखना होगा। एंड थर्ड इज़ विवेकानंद फाउंडेशन वेबसाइट व्हिच यू कैन फॉलो, वहाँ भी एक अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। Apart from that, for PSIR, you can also, for politics, you can refer to live law for polity। तो उसमें केस लॉ वगैरह आ जाते हैं, वहाँ वैल्यू एडिशन आपका हो सकता है। बाकी यू कैन वॉच some of the channels like Study IQ, World Affairs on YouTube to cover PSIR as well। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टैटिक के अलावा ये करना होता है। स्टैटिक में मैंने केवल शुभ्रा मैम के नोट्स फॉलो किए एंड आई थिंक इफ यू डू देम डिलिजेंटली दे आर मोर देन इनफ। उसके अलावा अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है, ओपी गाबा वगैरह बुक आती हैं, और शून्य आईएएस,
और 1-2 ओनली आईएएस वगैरह कोचिंग के नोट्स भी आ गए हैं पीएसआईआर के, तो आप उससे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपकी ग्रेजुएशन है किसी चीज़ में एंड यू आर कंफर्टेबल इन दैट सब्जेक्ट एंड यू हैव इंटरेस्ट और उसके मार्क्स भी ठीक-ठाक आ रहे हैं यूपीएससी में, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सपोज़, तो कई लोग जाते हैं अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पे, तो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं और जो पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह और सिलेबस को एनालाइज़ करके कि आपको क्या सूट कर रहा है और क्या इंटरेस्ट कर रहा है। कई लोग सोशियोलॉजी, एंथ्रो, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो वो इट्स कंप्लीटली योर कॉल। पर बस यही है कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले पाएँ तो मेरी तरह तो वो सही रहता है। उसके बाद या सो मैंने ये बता ही दिया हाउ टू फ्रेम मेन्स आंसर्स। तो मेन्स आंसर्स फ्रेम करने का एक तरीका है कि आप पहले इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखें, ये तो सबको पता है। अब उसमें फ्लो चार्ट बनाएँ, मैप बनाएँ, डायग्राम। तो मैं पर्सनली बता देता हूँ कि मैंने कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम नहीं बनाए। इन ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 मैंने इंडिया का मैप बनाया था एंड दैट टू ओनली इन 1 क्वेश्चन। इन जीएस 2 आल्सो आई डिड नॉट डू एनी मैप्स इन आईआर। तो मैं तो वो फ़ॉलो नहीं करता था, बट हाँ, बॉडी को मैं पॉइंट वाइज़ लिखता था एंड द मेन थिंग व्हाइल आप चाहे पैराग्राफ में लिखो, चाहे पॉइंट्स में, बट पॉइंट्स इज़ प्रेफरेबल क्योंकि वो एग्ज़ामिनर को हाइलाइट होके आता है और आप अंडरलाइन कैसे क्या नाम कर सकते हैं उनको, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, आपने कुछ ऐसा डेटा लिखा है या कमिटी कोट की है। बट द मेन थिंग इज़ पॉइंट्स बनाते समय जो उसकी आप सब हेडिंग लिख रहे हैं, दैट शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। जिससे एग्ज़ामिनर को पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहा है और इधर-उधर नहीं जा रहा है। तो सारे सब पार्ट्स दूसरी चीज़ सारे सब पार्ट क्वेश्चन के एड्रेस होने चाहिए। इन मेंस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपे होते हैं, जो कि सब क्वेश्चन हैं। तो हर एक सब पार्ट को एड्रेस करना इज़ रियली इम्पोर्टेंट और उसके बाद कंक्लूजन देना व्हिच इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचर लुकिंग, जिससे कि लगे एग्ज़ामिनर को कि आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर को लेके, तो एक वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक है फ्लो चार्ट मैप्स की बात, मैंने बताया है कि मैंने तो मैप्स और फ्लो चार्ट नहीं बनाए थे और मेरा जीएस का स्कोर डिसेंट है, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आप जल्दी बना सकते हैं प्रैक्टिस करके उस चीज़ को, तो दैट्स वेल एंड गुड, वरना आप जनरल अगर पॉइंट्स में भी लिखेंगे, तो भी सही है। और मैप्स को याद करने का कोई तरीका नहीं है। मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मैप्स एक बार बार-बार आप देखिए, अगर आपने मैप्स लगा रखा है अपने रूम में या एटलस है और आप उसको माइंड मेमोरी में अपना डालिए, माइंड मैप बना लीजिए कि हाँ, ये चीज़ यहाँ थी। तो उससे आपको माइंड में अपने आप याद आ जाएगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, ये ऐसा है बार-बार देखने से। आप उसे रटने बैठेंगे तो वो कभी याद नहीं होगा। सो दिस इज़ माय फीडबैक। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल आंसर को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके 2-3 तरीके हैं। सो फर्स्ट यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ टेम्पोरल अप्रोच व्हिच इज़ रियली कॉमन। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन का क्वेश्चन आया तो आप लाइफ साइकिल दिखा सकते हैं कि फ्रॉम बर्थ उसको ये दिक्कत आती है, उसके बाद टीनेज ईयर्स में ये आती है एंड देन जब वो एडल्ट हो जाती है तब ये आती है ओल्ड एज में ये। तो टेम्पोरल यू कैन ऑल्सो यूज़ पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर अप्रोच किसी टॉपिक को भी लेके टू मेक योर आंसर मोर मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद आप सिलेबस के सब्जेक्ट वाइज़ भी अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जीएस पेपर 1 से शुरू करिए तो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताइए। उसके बाद आप सोसाइटी का एंगल बता सकते हैं, फिर ज्योग्राफी का एंगल बता सकते हैं, पॉलिटी का, आईआर का। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट सिलेबस में हैं, आप मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए उनको कवर कर सकते हैं। तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। Thirdly, you can also use the spatial approach. Spatial means related to space. तो अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, तो आप उसको दे सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर करना हो सपोज़, या आपकी स्टेट में अगर कुछ अच्छा किया हो तो आप उसको कोट कर सकते हैं। या किसी वर्ल्ड की किसी कंट्री ने अगर कुछ ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस करी है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो उससे आपका मल्टी डायमेंशनल आंसर बन क्रिएट होगा, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएस। और पॉइंट वाइज़ रखिए, अंडरलाइन कीजिए, दैट इज़ अ की। उसके बाद द लास्ट थिंग इन मेंस इज़ एसे। एसे कैसे करना है? सो एसे का एक ये अप्रोच है फॉर फिलोसॉफिकल एसेज़। आपको पहले अपना उस एसे पे मैं जो करता था आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्म करके एक एक रफ़
पीछे की तरफ जो पेजेज़ होते हैं उसमें अपना एक वो बना लेता था, रफ़ स्केच बना लेता था ऐसे का कि मोटा-मोटा मुझे ये लिखना है इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में और बॉडी में ये पॉइंट्स कवर करने हैं। आप अगर सीधा लिखने बैठेंगे ऐसे तो आई डोंट थिंक दैट इट वुड कम आउट टू बी रियली गुड अगर क्योंकि आपका सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं होगा। बट अगर आप थोड़ा प्लान करके आधा घंटा लेके तब शुरू करते हैं क्योंकि 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखने हैं। 10-10 पेज का 10-11 पेज का ऑलमोस्ट एक ऐसे है, तो 20-22 पेज 3 घंटे में बहुत आसान है। जीएस में तो 50 पेज भरने हैं, तो आपके पास टाइम होता है। तो आप अगर दोनों ऐसे मिला के आधा-आधा घंटा, 1 घंटा भी उसको स्ट्रैटेजाइज़ करने में ले रहे हैं, तो 1-1 घंटे में आप आराम से 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 घंटे लिखने के लिए और आधा-आधा घंटा, 1 घंटा टोटल उसको पहले स्ट्रैटेजाइज़ करके रफ में ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाने के लिए यूज़ करिए। और ऐसे में भी आप ब्रॉड थीम्स पे लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, एनवायरनमेंट इस पे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन अच्छा पहले ही तैयार करके जाइए। इन दिस इयर्स essay, I already prepared a topic on introduction, conclusion on education और एजुकेशन का ही टॉपिक आ गया। अब उसमें मेरे पास अच्छा-सा एक अ, अच्छी-सी एक स्टोरी जो है एनेक्डोट प्रिपेयर्ड था इंट्रोडक्शन के लिए फॉर माय एसे एंड जब मैंने एजुकेशन देखा तो मैंने वही सेम इंट्रो और कंक्लूजन वहाँ पे डाला। तो मेरे पास पहले से मटीरियल था। इट सेव्ड मी टाइम ऑल्सो और मेरा वो अच्छा निकल के भी आया। सिमिलरली अगर फिलॉसफिकल एसे है, तो for that you can prepare certain stories, anecdotes, poems if you can recall, remember। तो वो आप तैयार करिए। जैसे मैंने बुद्धा की एक स्टोरी प्रिपेयर कर रखी थी व्हिच इज़ वेरी कॉमन। कई लोग करते हैं, अलेक्जेंडर की करते हैं। तो बुद्धा की स्टोरी मैंने इस बार यूज़ करी है ऐसे इंट्रो में और फिर आप कंक्लूजन में उस जो आपका इंट्रोडक्शन वाली स्टोरी है, उसको वापस जो है मेंशन करिए कि जैसे हमने शुरू में बात की एज़ वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग करके, आप जिससे पूरा ऐसे आपका एक टाई अप हो जाए कि आपने जहाँ से शुरू किया था, फिर आप घूम फिर के उसी बात से कंक्लूड कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देता है फॉर योर एसेज़। तो दिस वाज़ फॉर द मेंस प्रिपरेशन। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द मेंस। उसके बाद वन थिंग इज़ दैट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन्स व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो प्रीलिम्स में तो सिंपल फंडा है कि अगर आपको 2 एलिमिनेट आपने कर लिए हैं, तो 50-50 चांस है कि आपका सही होगा, तब तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट वन ऑफ द ऑप्शन। तो अगर आपने 2 एलिमिनेट कर लिया, 2 में आपको डाउट है, तो डेफिनिटली अटेम्प्ट इट। अगर आपने 1 ही एलिमिनेट किया है, 3 में डाउट है, तो प्रोबेबिलिटी गिर जाती है, सही होने की ओनली 25%। तो उस केस में आप कर सकते हैं अटेम्प्ट इफ यू रियली हैव स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो 3 वाले में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको चारों में से आइडिया ही नहीं है, तब तो प्रोबेबिलिटी 25% की है तो आप को वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको आप छोड़ दीजिए, सारे अटेम्प्ट वैसे भी नहीं करने हैं। तो मैं तो यही करता था कि इफ यू हैव नो क्लू तो आप छोड़ दीजिए। इफ यू हैव गट फीलिंग और यू कैन मेक अ एजुकेटेड गेस, देन डेफिनिटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस में इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन देन आल्सो यू शुड राइट समथिंग एट लीस्ट। डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक इन योर मेंस पेपर। दिस इज़ की। पहले वाले अटेम्प्ट में मैं ये हर जीएस पेपर में एक-एक क्वेश्चन छोड़ के आया था। तो मेरा 40 मार्क्स का वैसे ही छूट गया एंड आई कुडन्ट गेट द इंटरव्यू कॉल। तो भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा है इन योर जीएस पेपर्स और इन योर ऑप्शनल और समथिंग इन मेंस, तब भी आपको वहाँ पे कुछ भी जो आपको आता है उस टॉपिक से वो रिलेटेड वो लिखना है। इस बार फिजॉड वाला क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 में मैनी पीपल डिडंट इवन नो कि फिजॉड होता क्या है और उनको कोई क्लू नहीं था। स्टिल पीपल रोट एंड बिकॉज़ उसमें आपको 1 या 2 मार्क्स तो मिल सकते हैं। अगर आपने खाली ही छोड़ दिया पूरा, तो देन यू वोंट इवन गेट अ सिंगल मार्क्स। तो एग्ज़ामिनर भी आपको नहीं दे पाएगा और 1-1 मार्क्स की वैल्यू आपको पता चलती है जब आप फाइनल लिस्ट में आते हैं। 1-1 मार्क्स पे 20-20 अ कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है इन मेन स्पेशली। इन इंटरव्यू अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन क्लियरली से दैट यू डोंट हैव टू ब्लफ कि आपको आंसर देना ही है। यू कैन क्लियरली से सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर बट आई विल ट्राई टू रीड मोर अबाउट इट। तो इंटरव्यू में आपको ब्लफ नहीं करना है बट मेंस में डेफिनिटली आपको सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आने चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस मेरे हिसाब से तो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहना चाहिए। बट फॉर सम रीज़न इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स तो भी आपको डरना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आई हैड द सेम सिचुएशन और मैंने 3 साढ़े 3 महीने में ही मोस्टली तैयारी करी मेंस की। तो उसके भी शॉर्टकट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं।
काफ़ी कोचिंग मटेरियल जो है मेंस फ़ोकस दे रही हैं, प्रहार वगैरह, तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू और सिलेबस की इम्पोर्टेंस मैंने बता ही दी है कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करने हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको पीवाईक्यू लिखने चाहिए, उनमें भी थीम रिपीट होती हैं एंड मोर देन मेंस टेस्ट सीरीज़ जो कोचिंग बेच रही हैं, पीवाईक्यू एंड सेल्फ एनालिसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आप पीवाईक्यूज़ को लिखिए स्पेशली फॉर ऑप्शनल, ऑप्शनल में तो डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, एट लीस्ट इन पीएसआईआर। और जीएस में भी थीम्स रिपीट होती हैं, तो पीवाईक्यू आप लिखिए, उनको कैसे अच्छे से एड्रेस करना है डिमांड को वो देखिए और उसके बाद आप अगर टाइम बचे तो एक-एक फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ का लगा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक टेस्ट सीरीज़ इतनी रेलेवेंट है। सेल्फ एनालिसिस एंड पीवाईक्यू इज़ द की इन माय ओपिनियन। उसके बाद या फॉर इंटरव्यू सो इट वाज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू में ड्रेस कोड बहुत लोग पहली बात तो पूछते हैं, तो एनी फॉर्मल सूट फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड साड़ी एंड और कोट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आल्सो विल डू। और उसके बाद कलर थोड़ा एप्रोप्रिएट होना चाहिए जो फॉर्मल लगे। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही फ्लैशी कलर या शाइनी सा कुछ पहन के जा रहे हैं। जैसे इंटरव्यू में मुझसे मैंने थोड़ा अलग वाइन डार्क वाइन कलर का सूट पहना था, थोड़ा संजय वर्मा सर's board was there, so he asked me that, "Why did you choose so much different color? Because mostly people wear black or navy blue suit." So I told him that I thought that it looked good on me and I wanted to wear something different, so I chose this. So he appreciated that. सो आई थिंक कि इतना कुछ कलर का वो नहीं है बट हाँ, फॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद डेफ प्रिपरेशन इज़ रियली की फॉर इंटरव्यू तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में 4 चीज़ें की होती हैं। फर्स्ट इज़ डेफ व्हिच इज़ योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और योर बायोडाटा व्हिच यू गिव टू यूपीएससी। तो वो तो जिस जो भी आपने एक-एक कीवर्ड लिखा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए गूगल करके, अपने इंट्रोस्पेक्ट करके खुद को, व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट और सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपकी लाइफ डिसीजंस हैं, चॉइसेस, इफ यू आर सिटिंग आइडियल आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड प्रिपेयरिंग, सो उसका रीज़न, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने डेफ को अच्छे से तैयार करना होगा। सेकंड थिंग इज़ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। इफ यू हैव डन योर इंजीनियरिंग, मेडिकल और एनी सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। थर्ड इज़ योर ऑप्शनल तो ये तो है ही कि आपको ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। मुझसे भी काफ़ी क्वेश्चन ऑप्शनल से पूछे थे व्हिच इज़ पॉलिटिकल साइंस। और फोर्थ है करंट अफ़ेयर्स। तो करंट अफ़ेयर्स आपको अच्छे से करना चाहिए। उस टाइम पे मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की थी। एज़ आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर ड्यूरिंग माय प्रीलिम्स एंड मेंस फेज़। बट ड्यूरिंग माय इंटरव्यू आई वाज़ रीडिंग द हिंदू। आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डोंट नीड टू रिलाई ऑन 2 न्यूज़पेपर्स एंड अपार्ट फ्रॉम वन न्यूज़पेपर यू कैन फॉलो न्यूज़ ऑन यूट्यूब एज़ वेल। फर्स्ट पोस्ट वेंटेज शो ऑफ पल्की मैम इज़ देयर। हाँ, सो वो मैं देखा करता था 9 बजे के अराउंड, तो वो पूरे दिन की न्यूज़ अच्छे से कवर कर देता था शो, तो आप वो फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक कि उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। इंटरव्यू के लिए तो इतना ही रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से। उसके अलावा इफ यू वांट सो यू कैन डू अदर थिंग्स लाइक रीडिंग सम बुक्स इफ यू हैव हॉबी फॉर दैट। बिकॉज़ मेरे कई जानने वाले थे जिनको बुक रीडिंग की हॉबी थी और उन्होंने बुक्स पढ़ी और उनको बेनिफिट हुआ उस चीज़ से। सो ये चीज़ इंटरव्यू के लिए है। बाकी और जो चीज़ें बची हैं मैं चेक कर लेता हूँ। या सो इसके अलावा वेबसाइट्स। सो वेबसाइट्स एंड चैनल्स मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स हैं फॉर मटीरियल यू कैन यूज़ दैट और उसके बाद सारे कोचिंग्स के ऑफ़िशियल चैनल्स पे वो पीडीएफ अपलोड करते हैं, सो यू कैन यूज़ दैट। फॉर डेली करंट अफेयर्स यू कैन यूज़ Insights and IS Baba who upload daily current affairs by compiling various newspapers. So you can refer to that also. Steady IQ, World Affair, First Post, Vantage Show on YouTube is there. So ये सारी चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद इफ आई हाँ, सो द मेन थिंग अबाउट दैट इज़ सेल्फ नोट्स और टॉपर्स नोट्स किसको हम प्रेफ़र करें। तो मेरे हिसाब से आप टॉपर्स नोट्स को देखिए, डेफ़िनेटली आपको देखना चाहिए। पर टॉपर नोट्स को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। You should refer to topper note and make your own notes by using various sources.
सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपके पास खुद नोट्स बनाने का टाइम नहीं है फॉर सम रीज़न, तो आप कुछ टॉपर नोट्स को फ़ॉलो कर सकते हैं, जो एज़ इट इज़ जो आपको लगता है कि बेस्ट है। बट मैं सेल्फ नोट्स ही प्रेफ़र करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज़ आई हैव टोल्ड यू, एनसीईआरटी मैंने ज्योग्राफी की 11th-12th की पढ़ी थी। उसके अलावा नहीं पढ़ी। बट इफ़ यू वांट टू रीड एनसीईआरटी, क्योंकि आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं है, आपने 10th के बाद नहीं पढ़ी, तो आप 11th-12th की पढ़ सकते हैं। उससे पहले की मुझे नहीं लगता है। अगर आपका बेस बहुत ही वीक है, तब तो आप रेफ़र करिए 6 के बाद से, वरना 11th-12th की आर मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। उसके बाद आ जाता है व्हेन टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। तो मैं तो कहूँगा कि आफ्टर कॉलेज ओनली यू शुड स्टार्ट, बिकॉज़ मैंने देखा है कि कई लोग कॉलेज के साथ-साथ करते हैं प्रिपरेशन, एंड इट्स गुड इफ दे क्वालिफाई इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो सही है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% और 99% ऑफ द केसेस लोग कॉलेज की लाइफ भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, एंड दे आल्सो एंड अप नॉट क्लियरिंग यूपीएससी। और कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो अब तक कर रहे हैं और उन्होंने 12th के बाद से शुरू कर दी थी। तो आप मेरे हिसाब से यू शुड एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ एंड अटेंड रेगुलरली द कॉलेज क्लासेस, मेक फ्रेंड्स and everything, and then if you decide after college you have to sit for this exam, then completely dedicate your preparation and your time to यूपीएससी। और नोट्स बनाने के लिए आप पहले सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू उठाएँ। आप रेलेवेंट पार्ट उसमें से देखें, क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। बिकॉज़ जो क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, थीम रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया पीवाईक्यू को एनालाइज़ कैसे करना है उस सेक्शन में, तो आपको वो ट्रैक करके और नोट्स बनाने हैं। Because otherwise we tend to write lot of garbage things in our notes, तो वो बहुत बल्की हो जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। तो आफ्टर ओनली 2 to 3 रीडिंग्स आपको नोट्स बनाने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में यू शुड नेवर मेक नोट्स, अदरवाइज़ आप पूरी बुक ही अपने नोट्स में लिख देंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एरियाज़ व्हिच यूपीएससी इज़ कवरिंग, और उसके बाद ही नोट्स बनाएँ। उसके बाद फिर अपने नोट्स मैं तो डिजिटल प्रेफ़र करता हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ अ डायनामिक एग्ज़ाम, सो यू नीड टू अपडेट योर नोट्स रेगुलरली। तो मैं तो वन नोट पे नोट बनाता हूँ और उसको रेगुलरली अपडेट कर देता हूँ। अगर आपको कुछ हटाना है या ऐड करना है तो इट्स रियली ईज़ी। बट इफ यू आर मेकिंग नोट्स इन ऑफलाइन मोड इन अ स्पाइरल फॉर एग्ज़ाम्पल, सो एडिंग न्यू स्टफ टू दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सपोज़ अभी ये केस चल रहा है, उसमें कुछ अपडेट आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड का केस था, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ आ रहा था, एंड फाइनली द जजमेंट केम। तो अगर आप ऑफलाइन नोट बनाएँगे तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू अपडेट। तो ऑफलाइन में आप मार्जिन खींच सकते हैं राइट साइड में टू अपडेट योर नोट्स, बट प्रेफ़र करिए ऑनलाइन बनाएँ और स्टे रिलेवेंट टू द एग्ज़ाम पैटर्न। सो उसके लिए सिलेबस और पीवाईक्यू को हमेशा एनालाइज़ करके बनाएँ। अब उसके बाद आ जाता है कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। सो अगेन फोकस ऑन डेली टारगेट्स। तो आप आवर्स को चेज़ मत करिए, आप डेली टारगेट रखिए कि मुझे आज इतना पढ़ना है, और फिर उसको अचीव करिए। सो इट विल ऑल्सो कीप you motivated because you are fulfilling your daily targets, and also try to develop a reward mechanism that after achieving a particular day's target, for example, you are treating yourself with some or the other reward। तो रिवॉर्ड हो सकता है कि सपोज़ यू आर गोइंग आउट टू ईट समथिंग, और यू आर वाचिंग सम मूवी और सम यूट्यूब वीडियो व्हिच यू वांट टू। तो उस तरीके से यू विल कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और कोई ना कोई अपनी, मैंने बताया, 1 से डेढ़ घंटा हॉबी को दीजिए। So be it your physical workout, be it your drawing, listening to music, anything whichever your hobby is। और उसके बाद एंड में एक चीज़ और है टू स्टे मोटिवेटेड, हार्स को चेज़ करने के चक्कर में आप ये मत भूलिए दैट इट्स ओके टू टेक अ डे ऑफ। कभी-कभी नहीं मन करता है पढ़ने का, बट उसको ज़्यादा स्ट्रेच मत होने दीजिए कि 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते ही खींचिए वो, फिर आपका फ्लो टूट जाएगा। So try to take a day or 2 off, especially every 1 week or 2। बाहर जाइए, घूमिए-फिरिए, दोस्तों से मिलिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपको एक कमरे में ही बैठे रहना है, स्पेशली पूरे 1-2 साल की जर्नी है ये। और टाइम टेबल आप देख लीजिए, अगर आपको टाइम टेबल सूट करता है तो। मैंने कई बार बनाया, बट फ्रैंकली आई कुडन्ट फॉलो इट। तो मैं तो टारगेट के हिसाब से ही मीट करता था, तो इतना स्ट्रिक्ट कोई टाइम टेबल मेरा था नहीं। और उसके बाद वन थिंग अबाउट कोचिंग, कि कोचिंग तो मैंने अटेंड की थी शुरू में। जब मैं कॉलेज में था मैंने सोचा कोचिंग करके देखते हैं, बिकॉज़ आई वाज़ लिविंग इन कमला नगर व्हिच इज़ नियर टू करोल बाग, एंड मैंने कोचिंग अटेंड की, बट आफ्टर 2 मंथ्स आई रियलाइज़्ड दैट इट इज़ नॉट फॉर मी, और मैं अपने कॉलेज के ही लास्ट ईयर्स को एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा।
तो फिर मैं कोचिंग जाना छोड़ दिया और आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई डिड सेल्फ स्टडी फ्रॉम होम ओनली। तो 5 साल मैं घर पे ही रह के पढ़ा हूँ एंड मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो फालतू में अपना पैसा जो है वेस्ट ना करें। जब अगर आप कर सकते हैं और आपको लगता है कि घर से मैं कंफर्टेबल हूँ और वो एनवायरनमेंट है कि आप पढ़ सकते हैं घर से, तो प्लीज़ आप घर से पढ़िए, आपको पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है। आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्रैवलिंग टाइम में ना खाना प्रिपेयर करने का टाइम, वो सब घर में बहुत बच जाता है। आप अपने घर के कम्फर्ट में अगर पढ़ सकते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। दिस वाज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज़ टू हैव अ प्लान बी। तो यही है कि बैकअप की इम्पोर्टेंस मुझे बहुत बाद में समझ में आई। फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो आई वाज़ थिंकिंग दैट मैं तो निकाल ही लूँगा, प्री भी हो गया। बट उसके बाद फिर जब नहीं हुआ, तब आई एनरोल्ड इन लॉ, क्योंकि फिर मैंने लॉ करी कि एक बैकअप होना चाहिए। तो एक प्रोफ़ेशनल डिग्री का होना स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स, क्योंकि बीए या एमए करके आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, आपको भी पता है। तो एक प्रोफ़ेशनल डिग्री है उसके बाद, या फिर आप कोई वैसी कुछ एजुकेशन के फ़ील्ड में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। बीए, एमए आप डिग्री इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है आज की डेट में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बेसिस पे आती है। उसके बाद रिवीजन के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू एट लीस्ट रिवाइज़ ऑल योर सिलेबस 3 टाइम्स। तो मेरे लिए थ जब मैं 3 बार पूरा पढ़ लेता था, तब मुझे थोड़ा-थोड़ा याद रहने लगता था वो, एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट। उसके बाद हैंडराइटिंग में भी जो है शॉर्ट नोट्स अपने अगर आप अपनी राइटिंग में हाथ से लिख के बना रहे हैं बिफोर द एग्ज़ाम डे, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको याद रखने में। तो रिवीजन एंड हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स फॉर 1 डे और 2 डे बिफोर द एग्ज़ाम्स आर की टू अ, हेल्प यू रिमेंबर थिंग्स। उसके बाद कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो मैंने गलतियाँ की हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ व्यू लेस ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आफ्टर अ पॉइंट एंड क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी टेकिंग क्यू फ्रॉम ऑल द स्ट्रैटेजी वीडियोज़ एंड एवरीथिंग यू हैव गैदर्ड एंड स्टिक टू इट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो मेरी है, जो मैं आपको बोलूँगा कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड। सो एंड मैंने कहा कि प्लान बी आपके पास होना चाहिए। सो इट्स आल्सो अ जॉब, सिविल सर्विसेज़ like any other job, to treat it like one. सो डोंट ओवर ग्लोरीफाई, बिकॉज़ वो रिक्वायर्ड नहीं है जो सोशल मीडिया ने आजकल कर दिया है। और अगर आपको एप्टीट्यूड या आपका रियली मन नहीं है और आप ये सब देख के अट्रैक्ट होके तैयारी में आ रहे हैं, तो आपको वो भी उसके बारे में दूसरा थॉट देना चाहिए दैट वेदर यू रियली वांट टू डू इट, और आप बस सोसाइटी के प्रेशर में, स्टेटस के चक्कर में या सोशल मीडिया की ग्लोरिफिकेशन के चक्कर में तैयारी में आना चाह रहे हैं। Because preparation journey is not easy or it's very time consuming, and even after giving 4 to 5 years you may not be able to get into the services। तो वो आपका पूरा 4-5 साल जो है वो डाउन द ड्रेन चले जाते हैं, जो आप कहीं और प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा सकते थे। तो लोग कहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाती, बट आफ्टर अ पॉइंट 1 टू 2 इयर्स के बाद नहीं हो रहा है, तो 5-6 साल खींचने का फ़ायदा नहीं है, उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। तो हैव योर प्लान बी रेडी, और उसके साथ-साथ आप फिर ऑब्वियसली कर सकते हैं तैयारी। तो ये था मोस्टली। नाउ आई थिंक दैट मुझे क्वेश्चन्स को एड्रेस कर देना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स पूछे हुए हैं। सो लेट मी टेक इट वन बाय वन। सो या सो वन क्वेश्चन इज़ दैट आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? सो motivation, I think it comes from within. So, as I have told you, both my parents are judges, but my grandfather was in Indian Administrative Service. So, from beginning only, I knew about the civil services as well. My mama was also IAS, he retired in 2019. So, the civil servants were there in my family, and I saw them and got inspired by them that the multitude of role which civil services have, and also the diverse kind of diversity, तो वो मुझे एक तो अट्रैक्ट किया, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली द सोसाइटल रिस्पेक्ट व्हिच वन गेट्स, तो वो एक मोटिवेशन तो रहता ही है, बट द मेन इनर मोटिवेशन जो इन सब चीज़ों से ऊपर होता है, वो यही होता है आपको कि आप अपने डेली टारगेट्स अचीव कर रहे हो, वो आपको मोटिवेट कर रहा है अगर, और फिर अगर आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है। फॉर मी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि आई कैन डू प्रीलिम्स। काफ़ी लोग प्रीलिम्स स्टेज पे निकल जाते हैं, नहीं क्वालीफाई कर पाते, तो वो एक डिमोटिवेशन हो जाता है।
बट मेरे लिए था कि आई कैन डू इट। तो सेल्फ बिलीव इज़ द बेस्ट वे टू कीप वनसेल्फ मोटिवेटेड। सो उसके बाद जीएस 3 की पूरी स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज़ इन हिंदी मीडियम। सो जीएस 3 की मैंने आपको कई सारी रिसोर्सेज़ बताई हैं। आप प्रहार, विज़न का कुछ मटीरियल है, वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, उनकी टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। और मृणाल सर के लेक्चर्स वगैरह भी हैं, आई थिंक इकोनॉमिक्स के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं बेस बनाने के लिए। तो जीएस 3 में आप इको के लिए वो कर सकते हैं। एंड फॉर एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, मैंने बताया कि आप सब टॉपिक्स को जो सिलेबस में है, उसके ऊपर आप शॉर्ट नोट बनाएँ गूगल करके। गूगल इज़ द बेस्ट सोर्स आई थिंक। और इंट्रो, कंक्लूजन और डेटा फैक्ट्स आप रखें उनको अपने पास, और फिर करंट में जो भी टॉपिक्स हैं, वो आप मेंस 365 से कर सकते हैं। तो ये जीएस 3 के लिए मेरे हिसाब से इनफ होगा। हाउ डिड यू लर्न ऑल द डेट ऑफ जीके एंड हाउ कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स? सो रिमेंबरिंग के लिए और डेट्स लर्न करने के लिए मैंने बता दिया, डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर यूपीएससी। तो ऐसा नहीं है कि आपको पीसीएस की तरह रटना है बैठ के डेट्स। बट हाँ, आपको रिवीजन करना है टाइम टू टाइम। और अगर आप हाथ से खुद लिख रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा याद रखने में चीज़ों को। तो वो मैंने बताया ही जैसा कि। उसके बाद है आईआईटी का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। सो एज़ आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम, तो वो दिखेगा ही। सिलेक्शन आईआईटी का ज़्यादा नहीं हो रहा है। आई वुड से दैट हूएवर इज़ रियली ट्रूली अटेम्प्टिंग द पेपर एंड फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स इज़ गेटिंग सेलेक्टेड। तो वो चाहे आईआईटी वाले करें, चाहे हम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले करें। मैंने बताया है सीसैट के लिए भी आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीसैट की वज़ह से ही आईआईटी वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग व्हिच आई वुड से। सर एग्रीकल्चर की प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करें? सो एग्रीकल्चर इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। So if you take up any good resource of economics, for example, I did only IA study material as I have told you. तो एग्रीकल्चर के लिए उसमें एक अलग से सेक्शन दे रखा है। वो बहुत बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीएमएफ का ही उठा लीजिए, तो उसमें भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, सॉइल, क्रॉप्स, इस सब का एक डेडिकेटेड सेक्शन है। सो यू कैन प्रिपेयर एग्रीकल्चर फ्रॉम दोज़ 2 थिंग्स। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करें और रिपीट होते हैं? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू एनालाइज़ पीवाईक्यू बाय गूगलिंग ऑल द थिंग्स एंड यूज़ द इंटरनेट। सो वो आप कर सकते हैं। और थीम्स को आइडेंटिफ़ाई करिए, क्वेश्चंस को मत देखिए कि रिपीट होंगे कि नहीं, बट थीम्स डेफिनिटली विल रिपीट। सो आप वो चीज़ डेफिनिटली ध्यान में रखिए और उसके नोट्स बनाइए, जो भी थीम्स रिपीट हो रही हैं, और उन पे फ़ोकस करिए। स्टैटिक से पढ़िए और गूगल करिए कि उस थीम से रिलेटेड और क्या अपडेट आया है। आंसर कैसे फ्रेमिंग करें? सो आई हैव टोल्ड यू दिस आल्सो, हाउ टू फ्रेम आंसर्स। सो आंसर फ्रेमिंग के लिए जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, वो सब फ़ॉलो करते हैं, आप उन पे स्टिक कर सकते हैं पॉइंट वाइज़। एंड जो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला है, सारे पार्ट्स, सब पार्ट्स को एड्रेस करते हुए, दैट यू कैन फॉलो। उसके बाद ये भी मैं एड्रेस कर चुका हूँ, पॉइंट वाइज़ लिखना चाहिए। डेली का स्टडी शेड्यूल, आई हैव टोल्ड यू कि मैं तो टाइम टेबल बना के नहीं रख पाता था। मतलब मैंने बनाए बट मैं फॉलो नहीं कर पाता था, तो मैं अपना टारगेट बेस्ड स्टडी करता था। सो व्हाटएवर माय टारगेट वाज़, सो आई यूज्ड टू कंप्लीट दैट फॉर द पर्टिकुलर डे। और उसके बाद वो चाहे मैं सुबह करूँ, शाम में करूँ, बट वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए? सो फॉर आंसर राइटिंग आई थिंक यू शुड स्टार्ट आफ्टर योर वन टाइम योर syllabus is over, so you can start if you have 1 year, so after 2 to 3 months you can start आंसर राइटिंग, बिकॉज़ उतने में इनफ नॉलेज हो जाती है। 2-3 महीने में आप सिलेबस कवर कर लेते हैं मोस्टली। उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। कंसिस्टेंट कैसे रहें? तो मैंने बता ही दिया है कि अगर आप कोई गोल आपने डेली का बना रखा है, एंड इफ यू आर अचीविंग दैट, तो डेली तो वो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी रहती है। नोट्स कैसे बनाएँ? सो आई हैव आंसर्ड दैट आल्सो। टॉपर्स के नोट्स देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा खुद कैसे बनाने हैं। अलग पीवाईक्यूज़ देखिए, उससे आइडिया लगेगा, एंड देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स। तो
मिस्टेक्स मैंने अपनी बताई। सो फर्स्ट मिस्टेक थी सीसैट को इग्नोर करना। तो उसकी वजह से एक बार मेरा सीसैट की वजह से ही प्री रहा है, जैसे मैंने बताया 2022 में। जीएस हो गया था, बट सीसैट की वजह से रह गया। उसके बाद सेकंड जो मेरी मिस्टेक थी, वो थी रिलाइंग टू मच ऑन कोचिंग टेस्ट सीरीज़। तो कोचिंग टेस्ट सीरीज़ में जो चेकिंग होती है, आई डोंट थिंक दैट वो टीचर्स करते हैं, वो मेंटोर्स जो कैंडिडेट्स हैं, जो खुद अपीयर हो रहे हैं, वही करते हैं और वो पर्टिकुलर उनको एक सेट दे दिया जाता है मॉडल आंसर और उसके बेसिस पे वो चेक करते हैं। तो इससे अच्छा आप खुद पीवाईक्यूज़ या टेस्ट लिखिए और उसको फिर खुद एनालाइज़ करिए कि मैं इसमें क्या बेटर लिख सकता था, मैंने एड्रेस किया है कि नहीं क्वेश्चन की डिमांड को, सारे सब सब टॉपिक्स जो हैं क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस उनको, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से। उसके बाद आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की? तो यार मैंने ग्रेजुएशन के बाद आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम किरोड़ीमल इन 2018, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट करी और 2019 में मेरी एज हुई थी देने के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था। उससे मैं उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया तो थोड़ा मेरा बीच में प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई बट उसके बाद लॉ मेरी 2022 में खत्म हुई एंड देन आई गिव दिस ईयर्स अटेम्प्ट और मेरा सिलेक्शन हुआ है। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें? तो द मेन थिंग इज़ पॉजिटिव अप्रोच के लिए दैट यू शुड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो अगर आप कहीं इश्यूज़ बता रहे हैं अपने आंसर में, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका होना चाहिए। तो उसके सॉल्यूशंस भी आप उसमें मेंशन करिए या कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड की फ्यूचर में ये हो सकता है या कहीं बेस्ट प्रैक्टिस है अगर बाहर या आपकी स्टेट से बाहर या आप किसी और कंट्री की, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी पॉज़िटिव आएगा, आपके पॉज़िटिविज़्म आएगा आपके आंसर में। रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं बता ही चुका हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ करता था। फर्स्ट टाइम पढ़ता था और हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप उसका एक आध टेस्ट दे सकते हैं, उसको खुद एनालाइज़ कर सकते हैं, उसके पीवाईक्यूज़ देख सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए और फिर जब पूरा हो जाए तो आप फिर से रिपीट करिए और उसको रिवाइज़ करिए और 1 हफ्ता या 1-2 दिन पहले के लिए आप शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन तैयार कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम से आप कुछ दिन पहले केवल वही पढ़ के जाएँगे, जिससे आपका ज़्यादा बार रिवीज़न हो पाए। मोटिवेटेड कैसे रहें, ये भी मैंने बता दिया है। गवर्नमेंट की कौन-सी वेबसाइट फ़ॉलो करनी चाहिए? सो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट आप फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट में काफ़ी कंटेंट आता रहता है। पीआईबी को आप फ़ॉलो कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को फ़ॉलो कर सकते हैं। इतना सब मेरे से तो नहीं हो पाता था क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा था बट इफ यू वांट टू तो इनमें से आप कुछ राज्यसभा टीवी था पहले जो संसद टीवी हो गया, यूट्यूब पे आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, तो इनमें से आप कर सकते हैं फ़ॉलो। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें? सो दिस ऑल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं ये चीज़। हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर मेंस, तो ये भी मैंने बता दिया है पॉलिटी। आप एक स्टैंडर्ड सोर्स आपके पास है ही लक्ष्मीकांत, उसके अलावा आप आर्टिकल्स, केस लॉज़ और जो वैल्यू एडिशन आंसर में आप करना चाहते हैं, डेटा, फैक्ट्स, कमीशंस की रिकमेंडेशन वो सब प्रिपेयर्ड रखिए और इंट्रो कंक्लूजन अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए जितने भी मेजर पॉलिटी के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर। तो अगर गवर्नर आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो उनके ऊपर आपके पास पहले से ही इंट्रो, कंक्लूजन और कुछ डेटा है जैसे आर्टिकल वगैरह, केस लॉ वगैरह, तो आपका पॉलिटी है उससे आराम से हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएँगे। उसके बाद तो अगर आपने फिल कर दिया है पहले से ही फॉर्म तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता, चेंजिंग विंडो अब बंद हो गई है, करेक्शन विंडो प्रीलिम्स की। Geography is very vast, so can I rely on NCERTs and some chapters from या तो एनसीईआरटी 11-12 की प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ है। मेंस के लिए सर्टेन टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के लिए जो आप अलग-अलग सोर्सेज़ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली आईएएस का एक बुकलेट आती है, पीएमएफ की आती है, तो वहाँ से आपके सोर्सेज़ हो जाएँगे। बट ओवरऑल आई वुड से दैट 11-12 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी मोस्टली हो जाता है। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएँगी। असाइनमेंट, पीएमएफ या पीएमएफ बहुत वास्ट है, तो आप 11-12 की एनसीईआरटी पे स्टिक करिए और पीएमएफ से आप सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं, जो आपको लगता है कि मेरा मिस हो गया है या बेटर दिया हुआ है पीएमएफ में,
तो आप सेलेक्टेड पढ़िए, पूरा-पूरा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है पीएमएफ से। तो स्टिक टू 11th-12th एनसीईआरटी और आप उसके नोट्स बनाइए। तो मैंने उसके नोट्स बना रखे थे, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई और बाकी आप जो एंड में सेक्शंस दे रखे हैं अलग-अलग वेदर और क्लाइमेट जो होते हैं वर्ल्ड में वो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं पीएमएफ में। तो वो जो चीज़ है वो आपको हेल्प करेगी। तो आई थिंक या सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मुझे लगता है या यही था। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है सारे हो गए हैं। तो दैट वाज़ इट एवरीवन फ्रॉम माय साइड। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है या और कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस के आंसर मैं देने का ट्राई करूँगा मैसेजेस का आपके। सो इट्स PARTHOOMPHY पार्थोम्फी म और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी डाउट। इकोनॉमिक्स नितिन सिंघानिया सर इज़ so it's for art and culture. For economics, I would say that you can opt for any कोचिंग मटेरियल एज़ वेल। तो अगर आपको बुक्स बड़ी लग रही हैं, रमेश सिंह वगैरह की, सो या सो दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड गाइज़। अगर आपको कुछ भी और दिक्कत है तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन टुडे एट दिस लाइव सेशन। सो या एंड बेस्ट ऑफ लक for your journey and keep studying and also keep working hard